का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। लोहा का निष्कर्षण आपको बता दें कि मुख्य रूप से ऑक्साइड एक्स से होता है। एक्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कुछ एक्स होता है जो सल्फाइड होता है, कुछ एक्स होते हैं जैसे कार्बोनेट होते हैं, कुछ एक्स होता है। तो लोहा जो है ऑक्साइड एक्स से मिलता है। लोहा को हम ऑक्साइड एक्स का एक उदाहरण है हेमेटाइट, उससे प्राप्त करते हैं। लोहा को हेमेटाइट, जो कि लोहा के एक मुख्य एक्स है, उससे प्राप्त करते हैं। Fe2O3 से प्राप्त करते हैं। लोहा को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हेमेटाइट एज, इसे होता है Fe2O3। लोहा को प्राप्त करते हैं हेमेटाइट एज। हेमेटाइट एक प्रकार के ऑक्साइड एक्स है। अब कैसे पता, जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्साइड कहते हैं, जिसमें SO2 होता है उसको सल्फाइड कहते हैं, जिसमें CO3 होता है उसको कार्बोनेट एक्स कहते हैं। तो एस अलग अलग टाइप का होता है। तो हेमेटाइट एक प्रकार के ऑक्साइड एक्स है और इसी से लोहा प्राप्त होता है। तो आगे हम देखते हैं कि लोहा प्राप्त में क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे वो लोहा प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो करना होता है, वो फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें करना होता है Fe2O3 का सांद्रित करना होता है। और सांद्रित क्या होता है, तो आपको पता है कि सांद्रण में जैसे कोई भी गैस हमें जब पृथ्वी से प्राप्त होता है, भू प्रकृति से मिलता है, तो उसमें बहुत सारे अशुद्धियां होते हैं, जैसे मिट्टी के कण हो गया, पत्थर, बालू वगैरह वगैरह। तो उसको दूर जो करते हैं उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सांद्रण। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेमेटाइट मतलब कि ये ऑक्साइड एक्स है, इसका सांद्रण करते हैं। सबसे पहले Fe2O3 हेमेटाइट को सांद्रित किया जाता है। अब इसके सांद्रण के लिए दो प्रोसेस है। एक तो आप चुंबकीय पृथक्करण विधि से कर सकते हैं और दूसरा गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि। तो ये दोनों से आप इसको सांद्रित कर सकते हैं। सांद्रित करने के कितने प्रोसेस है, 2। यहाँ लिखेंगे Fe2O3 को दो प्रकार से सांद्रित किया जा सकता है। पहला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इसमें करने क्या होता है, गुरुत्वीय मतलब कि ग्रेविटेशनल का यूज होगा, ग्रेविटेशन फोर्स, और पृथक्करण का मतलब अलग करना। इसमें क्या होता है ना कि अयस्क के चूर्ण बनाया जाता है। अयस्क के चूर्ण, इसको पाउडर कह सकते हो। पाउडर को बहता हुआ जल मतलब कि फ्लो कर रहा है चूर्ण को जल धारा, इसको कहते हैं बहता हुआ जल। बहता हुआ जल में धोया जाता है
धोया जाता है। ऐसा करने से होगा कि ऐसा करने से होता है कि जो अशुद्धियां होता है वो जल के साथ तो बह जाता है, बट जो भारी चीज होता है जैसे लोहा, ये थोड़ा भारी होता है, और गुरुत्वीय पृथ्वी में भारी जो अयस्क होता है, भारी तत्व, उसी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो धोया जाता है। ऐसा करने से अशुद्धियां जल के साथ बह जाता है और हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त होता है। हमें कैसा शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। दूसरा विधि है, आप चाहे तो चुंबकीय पृथक्करण भी लिख सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब इसमें क्या होता है, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है, एक बेल्ट होता है जिसपे दो तरफ, एक तरफ मैग्नेटिक चुंबक का पुल लगा होता है, उस पे लोहा के चूर्ण, मतलब जो कोई भी लौह अयस्क है तो उसको पीस के पाउडर को उस बेल्ट पे रखा जाता है, उसको नचाया जाता है। इससे होता क्या है कि जो लौह होता है या चुंबकीय पदार्थ होता है वो चुंबक के कारण एक तरफ हो जाता है और बाकी जो बच जाता है वो दूसरे साइड हो जाता है। तो इस तरह से चुंबकीय पृथक्करण को भी यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि लोहा के अयस्क के चूर्ण को बेल्ट पे रख के नचाया जाता है, इससे जो चुंबकीय पदार्थ होता है एक तरफ हट जाता है और जो अचुंबकीय पदार्थ होता है वो दूसरी तरफ हो जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं या इससे भी काम चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा अयस्क का सांद्रण। जब अयस्क का सांद्रण हो गया तो जब अयस्क हो जाता है, सांद्रण कर देते हैं और जो शुद्ध अयस्क बनता है उसको हम क्या करते हैं, अयस्क में भी बहुत सारे अशुद्धियां रहता है, उस अशुद्धियां को दूर करने के लिए हम या तो भर्जन करेंगे और नहीं तो निस्तापन करेंगे। इसमें हम दोनों काम करते हैं, निस्तापन भी करते हैं और भर्जन भी करते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, सांद्रित अयस्क का निस्तापन। निस्तापन क्या होता है, इसमें वायु के अनुपस्थिति में चीजों को गर्म किया जाता है। जब वायु के अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। अब कि जल में अयस्क में जो भी अशुद्धियां उपलब्ध होता है, जैसे जल के कण हो गया या CO2 हो गया, ये सब गैस बन के उड़ जाता है। तो जब हम निस्तापन करते हैं तो प्रोसेस क्या होता है, इसमें Fe2O3 × 3H2O
देखिए यहाँ ना Fe2O3 में जब हम यहाँ से सांद्रित किए हैं तो उसमें जल के कुछ कण अयस्क में आ जाता है अशुद्ध के रूप में। तो उसको दूर करने के लिए हम कर दिए इसका निस्थापन। निस्थापन में क्या करना होता है, वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना होता है। ऐसा करने से होता क्या है, तो ऐसा करने से हमें Fe2O3 और प्लस में 3H2O, ये दोनों अलग हो गया, मतलब कि जल उड़ जाता है। जल क्या होता है, उड़ जाता है। अगर ये कार्बोनेट अयस्क है इसमें, जैसे FeCO3 FeO प्लस में, तो ये गैस बनके उड़ जाएगी। तो निस्तापन हम इसलिए करते हैं कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड के कण हो या जल के कण हो उसमें उपस्थित, तो उड़ जाए और शुद्ध अयस्क और ज़्यादा शुद्ध अयस्क हमें प्राप्त हो जाए। जब ये कर लेते हैं तो आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। इसमें क्या करना होता है, अब हम करेंगे निस्तापित जो अयस्क है, निस्तापित अयस्क का भर्जन। अब भर्जन क्यों करते हैं कि भर्जन में बहुत सारे सल्फाइड वगैरह के कारण, मतलब अशुद्ध के रूप में रहता है सल्फर वगैरह, तो वो अलग हो जाए, इसीलिए हम क्या कर लेंगे, भर्जन कर लेंगे। इसमें निस्तापित अयस्क को वायु के उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। अब ये करने से क्या होगा, या ये क्यों करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अयस्क में जो भी अशुद्धि रहता है तो वो दूर हो जाता है। जब हम निस्तापित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित किया जाता है, जिससे अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक आदि गैस बनकर उड़ जाता है। देखेंगे क्रिया में, तो जो सल्फर रहता है सल्फर अशुद्धि, वो क्या होता है, वो फोटो से क्रिया करके बना लेगा SO2 और ये उड़ जाता है। इसी तरह से आर्सेनिक जो होता है AS, ये भी अशुद्धि है, जो फोटो से क्रिया कर लेता है ये भी, और जब इसको गर्म करते हैं तो ये भी H2O3 गैस बन के उड़ जाता है। ये दोनों तो अशुद्धि था, उड़ गया। अब जो बचा, मतलब लोहा की ये जो है यहाँ तक, ये इसका क्या होगा, इसका क्या होता है, FeO, ये भी जल से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया करता है
और ये बना लेता है, 2 कण बना लेता है इस तरह से। तो ये जो है ये धातु के ऑक्साइड है, तो ये धातु के ऑक्साइड। अब हम इसको अपचयन करेंगे तब जाके इससे हमें धातु प्राप्त हो जाएगा। तो अपचयन के लिए एक विशेष तरह के सिस्टम बना होता है जहाँ अपचयन करना होता है। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। अभी तक भर्जित अयस्क हमें प्राप्त हो गया। अब भर्जित अयस्क का हम क्या करेंगे, बार बार अपचयन करेंगे। अपचयन करने से क्या होता है, हमें धातु की प्राप्ति हो जाती है। और होता ये है कि इसमें भर्जित अयस्क में कुछ ऐसे अशुद्धियां भी अभी होगा जो मतलब गल नहीं सकता है। तो उसको गलाने के लिए हमको क्या करना होता है, प्रगलन करना होता है। और प्रगलन के लिए और अपचयन के लिए भर्जित अयस्क को हमें गर्म करना होता है इस तरह के एक सिस्टम में। इसका नाम है बात्स्य भट्टी। बात्य भट्टी कहाँ गर्म करना होता है, बात्य भट्टी में गर्म करना होता है। ये एक तरह का सिस्टम बनाया हुआ रहता है जिसका सबसे बाहरी परत जो होता है स्टील का होता है। स्टील के अंदर का परत अग्नि संयंत्र मतलब ऐसा ईंट का होता है जो आग उसको बर्दाश्त कर सके। अगर आग तो अग्नि ईंट का बना होता है। नीचे जो इसको होता है ट्वेयर नाम के एक जगह होता है इसमें, जिसको ट्वेयर कहते हैं। इस ट्वेयर का काम क्या होता है, इसके द्वारा गर्म ऑक्सीजन और वायु वाला हवा को भेजा जाता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर को यहाँ लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस रखना होता है। ऊपर जाके 1800 डिग्री, फिर ऊपर जाके 1500 डिग्री, फिर ऊपर जाके 1200 डिग्री और लास्ट में 800 डिग्री सेल्सियस रखना होता है। इस तरह से टेम्परेचर रहता है। अब इस टेम्परेचर का क्या काम है, तो अलग अलग टेम्परेचर में इसके अंदर बहुत सारी अभिक्रिया होती है, तो अलग अलग क्रिया होती है। अब जो होता है प्रगलन के लिए प्रोसेस क्या होता है कि भर्जित जो अयस्क होता है उसको कोक और चूना पत्थर के साथ इस भट्टी में रखा जाता है। ऊपर से एक कोन लगा होता है, कप, एक कप टाइप के होता है या कीप जिसको कहते हैं उस टाइप का होता है। तो कप के जैसे होता है जहाँ से हम उस अयस्क को इस पे रखते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए इसके नीचे रस्सी से बांध के वो कोन, इसको शंकु भी कहते हैं, शंकु के आकार का लगा होता है इसको कंट्रोल करने के कि कितना अमाउंट इसमें लाना है। अगर ज़्यादा अमाउंट लाना है तो इस अमाउंट नीचे आएगा। जब रस्सी को खींचा जाता है यहाँ से तो रस्सी जो जगह है उसको ब्लॉक कर देता है मुंह को, और फिर ये जो अयस्क है वो नीचे नहीं आ पाता है। तो इस तरह से एक भट्टी है बात्या भट्टी। इसमें भर्जित अयस्क को गर्म किया जाता है और तब जो हमें इसका अपचयन होता है। अपचयन के बाद हमें लोहा प्राप्त होता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। अपचयन के लिए भर्जित अयस्क को चूना पत्थर जिसको हम कहते हैं CaSO3 के साथ बात्स्यायन भट्टी में गर्म किया जाता है। बात्या भट्टी में
तो जो भर्जित अयस्क होता है उसको कोक और चूना पत्थर के साथ याद रखिएगा। इसके कोक और चूना, कोक क्या होता है तो कोक कार्बन का ही एक अपरूप होता है। कोक और चूना पत्थर के साथ हम गर्म करते हैं। कहाँ गर्म करते हैं? बादशाह भट्टी में गर्म करते हैं। तो होता क्या है गर्म करने से, जब मिश्रण को गर्म किया जाता है तो ऐसा करने से अगलनीय ये पदार्थ होता है वो गालक से क्रिया कर लेता है, धातु के मल में बदल जाता है। कर धातु मल धातु मल में बदलकर अलग हो जाती है, से अलग हो जाता है और धातु के ऑक्साइड अपचयित होकर धातु में बदल जाता है। धातु में बदल जाता है मीन्स कि हमें लोहा प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं कि जब हम उस मिश्रण को, यानी मतलब कि अयस्क और कोक और चूना पत्थर के मिश्रण को बात्या भट्टी में गर्म करते हैं तो कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो बात्या भट्टी में निम्नलिखित क्रियाएं होती है जो हम लिखते हैं। बात्या भट्टी में निम्न क्रियाएं होती हैं। निम्न क्रिया होती है। सबसे पहले क्या होगा कि जो कोक है, जो कोक वो ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बनाता है। कोक मतलब C, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया और बदल गया CO2 में। किसमें बदल गया? CO2 में। कैल्शियम, जो चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हो जाता है, ये CaO में और CO2 इससे अलग हो जाता है। तो इस तरह से हो जाता है, ये गालक बन जाता है। गालक वैसे पदार्थ होता है जो न गलता है, सिंपली उसको भी गला देता है, तो ये गालक हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का CaCO3 जो है वो दो भाग में बढ़ जाता है, एक तो CaO और दूसरा CO2। ये जो कि गालक के रूप में रहता है, मतलब कि ये जो अशुद्धियां होगा अयस्क में उसको गला देगा और बाहर कर देगा। CO क्या करता है, CaO ये करेगा, ये जो है सिलिकॉन ऑक्साइड, ये अशुद्धियां जो गलने वाला नहीं था, ये है अशुद्धि। क्या है? अशुद्धि। इसको गला देगा इस क्रिया करके और धातुमल बना देगा। ये बना देगा CaSiO3, ये बन जाता है धातुमल और ये अलग हो जाता है।
CaSiO3 बन के ये धातुमल बन के अलग हो जाता है। अब कहोगे कि जो Fe2O3 है उसका क्या होता है, तो लगातार अपचयित होता रहता है। 3Fe2O3 CO से कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयित होगा। कार्बन मोनोलेगा किसमें 2Fe उसमें CO2 इस तरह से होगा। फिर Fe3O4 पुनः CO के द्वारा अपचयित होगा और ये क्या कर लेगा, मतलब फेरिक ऑक्साइड बना लेगा और CO2 अलग हो जाएगा। इससे क्या करेगा, FeO CO के द्वारा अपचयित होगा और Fe+CO2 बना लेगा। तो इस तरह से हम देख लिए कि ये जो लोहा प्राप्त हो गया, ये लोहा जो है वो गला हुआ अवस्था में रहता है, गला अवस्था में। तो इस तरह से हमें लोहा प्राप्त होता है। तो ये सारे प्रोसेस था कि लोहा हमें कैसे प्राप्त होता है। इसको आप देख लीजिए। लोहा का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। लोहा का निष्कर्षण हम जानते हैं ऑक्साइड आयन से, और ऑक्साइड में भी हेमेटाइट से किया जाता है, मुख्य रूप से हेमेटाइट से। तो जो लोहा प्राप्त हुआ वो हम देखें कि वो गलित अवस्था में था। अच्छा, तो इस तरह से जो लोहा प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं लोहा। कौन सा लोहा कहेंगे, कच्चा लोहा। तो आपको कुछ तो पॉइंट्स है जो याद रखना है। वात्स्य भट्ठी में प्राप्त लोहा कच्चा लोहा यह पिग आयरन कहलाता है। पिग आयरन कहलाता है। वात्या भट्ठी में जो लोहा प्राप्त होता है गलित अवस्था में, उसको हम या तो पिग आयरन कहते हैं, नहीं तो कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चा लोहा में 95% तक लोहा होता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। कच्चा लोहा में 95% लोहा मतलब Fe, 4 से 4.5% कार्बन तथा शेष भाग सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज आदि रहता है। तो मान लीजिए कि पूछ दे कि कच्चा लोहा में कितना प्रतिशत फेरस मतलब कि लोहा रहता है, तो आपको कहना है 95% लोहा रहता है, 4 से 4.5 तक इसमें कार्बन रहता है। कच्चा लोहा है तो इसका उपयोग क्या होगा, तो कच्चा लोहा का उपयोग ढलवा लोहा
पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात, जिसको हम स्टील भी कहते हैं, बनाने में किया जाता है। कच्चा लोहा के दो उपयोग पूछे आपसे, तो ढलवा लोहा बनाने में और पिटवा लोहा बनाने में उपयोग किया जाता है। साथ में इसका उपयोग इस्पात बनाने में भी किया जाता है। इस्पात मतलब कि स्टील बनाने में किया जाता है। कच्चा लोहा से ढलवा लोहा कैसे बनता है? तो जब कच्चा लोहा को कोक और चूना पत्थर के साथ गर्म किया जाता है, तो ढलवा लोहा प्राप्त होता है। ढलवा लोहा प्राप्त होता है। ढलवा लोहा में 93 से 94% फेरस, 4% 2 से 4% कार्बन तथा शेष अशुद्धि होता है। शुद्धियां रहता है। अशुद्धियां में क्या रहेगा? सिलिकॉन रहेगा, सल्फर रहेगा ना, मैंगनीज रहेगा, आर्सेनिक वगैरह रहता है इसमें। अब पिटवा लोहा, जैसा कि नाम में ही है पिटवा, इसका मतलब कि इसको में पिटने उठने वाला बात होगा। तो इसमें होता क्या है कि जब बात्या भट्टी में धातु मल को अलग किया जाता है और गलित अवस्था में जो लोहा बच जाता है तो उसको बड़े बड़े गोला में बना लिया जाता है और उसको खूब पीटा जाता है ताकि जो भी अशुद्धि रहे वो निकल जाए, और तब जो लोहा प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं पिटवा लोहा। तो हम क्या क्या इसमें बात्या भट्टी से अशुद्धियां निकालने के बाद जिसे पिटा जाता है, जिससे धातु मल बाहर निकल जाता है। इस
इस प्रकार जो लोहा प्राप्त होता है, इस प्रकार प्राप्त होने वाले लोहा को पिटवा लोहा कहते हैं। पिटवा लोहा में जीरो पॉइंट 25% तक कार्बन होता है। पिटवा लोहा सबसे शुद्ध होता है। पिटवा लोहा सबसे शुद्ध होता है। तो इसे लोहा के बारे में जानकारी देखें। अब आपसे मान लीजिए पूछ ले कि कच्चा लोहा क्या है, तो उसके बारे में यहाँ से कुछ डिटेल्स है, उसको आप बता सकते हैं। कच्चा लोहा से पिटवा ढलवा लोहा कैसे बनाया जाता है, क्या है उसका कुछ डिटेल्स है। पिटवा लोहा कैसे बनाया जाता है उसका डिटेल्स। कच्चा लोहा ढलवा लोहा में अगर आपसे डिफरेंस पूछता है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद है कि लोहा का उपयोग क्या होता है हमारे जीवन में। तो लोहा के कुछ उपयोग यहाँ हम बता देते हैं। दैनिक लोहा के कुछ उपयोग। क्या क्या उपयोग होगा, इसका उपयोग ढलवा लोहा का उपयोग गैस स्टोव, रेलवे स्लीपर, नाली के पाइप, खिलौना बनाने में किया जाता है। खिलौना बनाने में किया जाता है। 2 में पिटवा लोहा का उपयोग पिटवा लोहा का उपयोग कहाँ किया जाता है, बनाने में। आप तार देखे होइएगा लोहा को, बोल्ट देखे होइएगा, बोल्ट, तार, बोल्ट, जंजीर, कृषि उपकरण बनाने में किया जाता है। स्टील जो कि लोहा से बना होता है, तो स्टील का उपयोग बर्तन, फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है।